तो चलिए आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 96 के बाद अनुच्छेद 97 से लेकर 339 तक। 96 तक हमने क्या देखा था? 96 में हमने देखा था कि जब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब वह अपने पद पर पीठासीन नहीं होगा। उसके बाद 97 से लेकर 339 तक हम अनुच्छेदों को बारी बारी से करके देखेंगे। देखिए, ये एक सरसरी तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं। इसका जो विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे वह संविधान के 22 भागों को जब एक एक भाग करके पढ़ेंगे, उनमें इन सारे अनुच्छेदों का वर्णन, उन सारे अनुच्छेदों के जो गूढ़ तत्व हैं उन तत्वों को सामने निकाल के लाया जाएगा और इससे बाहर आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन अनुच्छेदों में, कुल 395 अनुच्छेदों में मैं आपको वही अनुच्छेद बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में पूछा जाता है। मैंने उन अनुच्छेदों को शामिल नहीं किया है जो अनावश्यक है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं अनुच्छेदों को मैंने शामिल किया है। तो 96 के बाद 97 अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इत्यादि का वेतन भत्ता अनुच्छेद 97 में। 98 में संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 में जो एमपी हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं उनके शपथ, उनके प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति। यदि जो भी संसाधन प्रदान किए गए हैं उनमें अगर मतदान रिक्ति है, यानी कि मतदान करने वाले सदस्यों का अभाव है, तो भी सदन के कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो भी सदन कार्य करेगा। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निहरताएं। जो संसद सदस्य हैं उनकी क्या क्या निहरताएं हैं, इसका वर्णन है अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों के लिए जो निहरताएं हैं उन पर संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा राष्ट्रपति। किसकी सहायता से? अगर मान लीजिए कि संसद सदस्यों को अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो उन पर विचार कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सहायता से करेगा? तो चुनाव आयोग की सहायता से। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 103। 103 में संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, उस पर विचार कौन करेगा? राष्ट्रपति। अयोग्यता सिद्ध करने पर, अयोग्यता ठहराने पर विचार कौन करेगा? राष्ट्रपति। परंतु किसकी सहायता से करेगा? तो चुनाव आयोग की सहायता से, निर्वाचन आयोग की सहायता से करेगा। 105 अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों, सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि। अनुच्छेद 105 में संसद के जो दोनों सदन हैं उनके जो संसद सदस्य हैं यानी कि एमपीज, और संसद की समितियों की जो शक्तियां हैं, संसदों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उन सारे अधिकारों का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 105 में। संसद सदस्यों के लिए विशेष अधिकार 105 में। उसके बाद अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन किसके कहने पर बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के कहने पर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, ज्वाइंट सेशन, इसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन ज्वाइंट सेशन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
जो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनमें संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 109 में धन विशेष के बारे में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखिए, धन विधेयक परिभाषित कौन करता है, कौन ये तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? तो यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। और एक बार वह निश्चित कर दिया कि यह विधेयक धन विधेयक है तो उस पर फिर कोई पुनर्विचार नहीं होता है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। राज्यसभा धन विधेयक में न तो कुछ संशोधन कर सकती है और न ही उसको अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त है। वो भी अगर 14 दिनों तक करता है तो ठीक है, अगर 14 दिनों तक राज्यसभा उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वह स्वतः राज्यसभा से पारित माना जाता है। तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में। अच्छा, अनुच्छेद 111 कहता है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। कोई विधेयक अगर पारित हो गया तो जैसा कि आपको जानकारी है कि कोई भी बिल कानून तब बनता है, कोई भी विधेयक कानून तब बनता है, उसको देश में पूरे तब लागू किया जा सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों से पास हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों से पास हो और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति अगर साइन न करे तब तक वह इनवैलिड है। और जिस दिन राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तब वह पूर्ण रूप से पारित समझा जाता है। तो इसी संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि विधेयकों पर अनुमति देगा या नहीं देगा। देखिए, अनुमति देने के लिए विधेयक उसके पास भेजे जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयकों पर अनुमति देने की जो समय सीमा है वह अनिश्चित है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ इस पे विधेयक पे अनुमति देनी चाहिए तो हस्ताक्षर करके उसे लौटा देता है, वह विधेयक कानून बन जाता है। और राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यह महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित नहीं है या इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को चुपचाप चाप के पॉकेट में रख लेगा। जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है यहाँ। तो इस पे निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव है, इसीलिए अनुमति जो है वह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत अनुच्छेद 112 बजट। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट शब्द के बदले भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। तो बजट किसमें है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 124 विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल्स। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट और प्रत्यानुदान, अपवादानुदान इत्यादि से संबंधित है। देखिए, लेखा अनुदान क्या है, अगर किसी चुनावी वर्ष में अगर सरकार के कार्यों को करने के लिए अगर फंड नहीं है और सरकार देखती है कि इन कार्यों को करना आवश्यक है तो सरकार उसके लिए वोट ऑन अकाउंट पारित करती है, लेखा अनुदान पारित करती है और यह लेखा अनुदान के माध्यम से अपने फंड प्राप्त करती है, उन सरकार के अग्रिम कार्यों को करती है जिसका कि बजट फिक्स नहीं है, जिसका कोई एस्टिमेट आकलन नहीं है, उसी को लेखा अनुदान के माध्यम से फंड पारित करा के सरकार जो है अपने काम को आगे बढ़ाती है। उसके बाद अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध, फाइनेंस बिल से संबंधित इसमें विशेष उपबंध किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। देखिए, संसद के चलने की प्रक्रिया, इसके नियम दिए गए हैं अनुच्छेद 118 के तहत।
और अनुच्छेद 118 के 3 के तहत यहाँ जब अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जब संयुक्त सेशन बुलाता है उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो यह अनुच्छेद 118 के 3 में वर्णित है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। वैसे तो संसद में 2 तरह की भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। संसद के कार्य इसी दोनों भाषाओं में होते हैं। हाँ, परंतु संसद सदस्यों को यह अधिकार है अनुच्छेद 120 के तहत कि कोई भी संसद सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा या अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार जो है संसद में 120 के तहत मिला हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 122, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। संसद में जो कार्यवाही हो रही है उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 122 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब अध्यादेश क्या है? देखिए, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किए गए एक तरह के कानून है। अगर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों चलन में न हो उस समय अगर सरकार को लगता है कि हाँ, देश के लिए कुछ आवश्यक कानून बनाने जरूरी हैं जिनके बिना बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और देश को इस कानून की तत्काल आवश्यकता है, और कंडीशन क्या है कि न राज्यसभा की बैठकें हो रही हैं न लोकसभा की बैठक, मतलब सदन जो है चलन में नहीं है, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक होती है। कितने दिनों तक होती है? इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक होती है। यह संसद द्वारा पारित कानून के समान ही मान्य है, परंतु यदि संसद जो है, संसद की बैठकें शुरू हो जाए, संसद जब चलन में आ जाए, तो इन अध्यादेशों की अवधि 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की गठन और उसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 125 के तहत 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं उसका गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 125 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अनुपस्थिति में उनके जगह पर किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो अनुच्छेद 126 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त जजों की उपस्थिति। अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय में जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट बैठकें करता है तो उस बैठकों में रिटायर्ड जजों की उपस्थिति जो है अनुच्छेद 128 के तहत में ये उपस्थित होंगे। रिटायर्ड जज भी बैठक में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में, मतलब एक रिकॉर्ड, उसके जो फैसले हैं वह एक रिकॉर्ड है, एक नाजीर है, और उसके फैसले को हर हाई कोर्ट को, हर देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के हर उच्च न्यायालय या उसके अधीन आने वाले या भारत के जितने भी और न्यायालय हैं
उन सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा और इसका फैसला जो है एक नज़ीर के रूप में काम करेगा, एक मिसाल के रूप में काम करेगा। तो यह अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय का कार्य करता है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 130 में बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और वह कहाँ होगा, उसका स्थान क्या होगा, इस बात की चर्चा की गई है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अनुच्छेद 130 के बाद अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिए गए फैसले को पुनर्विचार करके फैसले को पलट सकता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन यानी कि दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करना, यह कहाँ से लिया गया है, यह यूएस है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में अनुच्छेद 137 में इसको समाहित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले का पुनरावलोकन कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी मैटर पे, किसी मसले पे सलाह ले सकता है, लेकिन वह चीफ जस्टिस के, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसके फैसले को, उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से फैसला सलाह लिए हैं तो उसको मानना ही पड़ेगा। वह सलाह मानने के लिए, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह ले सकता है लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम इत्यादि दिए गए हैं। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग किसमें है, अनुच्छेद 148 में इसका कार्यकाल 6 वर्षों का और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसके बाद अनुच्छेद 149, इसमें भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है और उनके कार्य तथा उनकी शक्तियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 में है। उसके बाद अनुच्छेद 153, यहाँ से राज्य की कार्यपालिका शुरू होती है। अनुच्छेद 153 से लेकर जो राज्य की कार्यपालिका है वह यहाँ से राज्य की कहानी प्रारंभ होती है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, देखिए सिस्टम वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम अपना रखी है कि राष्ट्रपति होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री, उनके बाद उनका मंत्रिमंडल, ठीक उसी प्रकार से वही ढांचा जो है राज्यों में भी लगाया गया है। वहाँ राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति, तो यहाँ जो है सबसे हेड राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, तो यहाँ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इस तरह से व्यवस्था वही है, बस केवल अनुच्छेद बदलते जाएंगे क्योंकि यहाँ से अनुच्छेद 153 से राज्य की कहानी शुरू होती है, डीपीएसपी की कहानी शुरू होती है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के हाथों में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और वहाँ क्या था, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति था और अनुच्छेद 53 में राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित थी। और यहाँ क्या है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का पद का जो सृजन किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, या बाद में इसमें संशोधन करके ये किया गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। और राज्यपाल का पद जो है
अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, जब राज्यपाल होंगे तो उनकी पदावधि भी होगी, कितने साल तक कार्य करेंगे। वैसा राज्यपाल केवल 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं, परंतु इसके बीच में वह अनुच्छेद 156 के 1 के तहत वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और अनुच्छेद 156 के 2 के तहत वह इस्तीफा दे सकता है। यानी कि राज्यपाल की पदावधि जो है 156 में, और पद त्याग जो है अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जितना दिन चाहेंगे उतने दिन तक राज्यपाल के पद पे काम कर सकता है, और राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सकता है अनुच्छेद 156 के 2 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं। राज्यपाल नियुक्त होने की क्या क्या अर्हताएं हैं वह अनुच्छेद 157 में है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं उसको दिया गया है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाएगा। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्य में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, ऐसी कोई आकस्मिकता आ जाता है, तो उस समय राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस तरह से किया जाएगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत, जैसा कि मैंने बताया था, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी कोर्ट के दंडादेश मामले को क्षमा कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है। उसी तरह राज्यों में राज्यपाल को भी ये पावर प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत कि वह किसी दंडादेश को निलंबित कर सकता है, उसका परिहार या लघुकरण कर सकता है। हाँ, राज्यपाल के बारे में 2 चीज़ें हैं जिनसे राज्यपाल जो है कहीं राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल दिखता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि राज्यपाल पे महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सके। और राष्ट्रपति को दंडादेश के मामले में निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का आदेश है, परंतु राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल यानी कि सेना न्यायालय द्वारा जो दंड दिए गए हैं उसको भी माफ करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को कोर्ट मार्शल में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता है, न ही उसको माफ कर सकता है, न निलंबन परिहार कुछ नहीं कर सकता। ठीक, राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल संबंधित मामलों में जो उसको उचित लगे, जो दंड मिला है उसको क्षमा, निलंबित, परिहार कुछ भी कर सकता है, परंतु ये दोनों पावर राज्यपाल के पास नहीं है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यों में जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 164। और राज्यपाल क्या करेगा कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। जिस तरह से अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह राज्यों का जो सर्वोच्च विधि वेता है, जो सर्वोच्च विधि का ज्ञाता है, वह अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 166 में
राज्य सरकार का संचालन किस तरह से किया जाएगा इसका जिक्र है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। संसद की बातें, संसद के जो मतलब विधानमंडल, यहाँ तो विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा के कार्यों की जानकारी देने की बात जो है, जो कर्तव्य है, वह मुख्यमंत्री राज्यपाल को इसकी सूचना देगा, विधानसभा के कार्यों की सूचना देगा। अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। राज्यों में विधानमंडल होंगे। राज्यों में विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसे संसद की कार्यपालिका है, तो संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बना हुआ है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह राज्यों में अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का जिक्र है, और विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। देखिए, विधान परिषद ऐच्छिक है। कोई राज्य अगर चाहे तो उसकी स्थापना कर सकता है और उसका समापन भी कर सकता है। ठीक, तो विधान परिषद ऐच्छिक है, परंतु विधानसभा ऐच्छिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। पहले 7 हुआ करते थे जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद अब केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। वह राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति भी है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। देखिए, विधान परिषद का जो स्थापना है, उसका जो समापन है अनुच्छेद 169 में है, परंतु विधान परिषद की संरचना, अब देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन है और उसकी समाप्ति भी है। तो अनुच्छेद 172 में क्या है? अनुच्छेद 172 में विधानसभा की संरचना है। संरचना में क्या है कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वैसे लोगों का मनोनयन किया जाता है। कितने राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुन के आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि चुन के आएंगे, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के जो मतलब प्रतिनिधि हैं उनको कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अनुच्छेद 172 में है, अनुच्छेद 171 में है, 171 में है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि, राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनकी अवधि क्या होगी, अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसा राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 177 में संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, अनुच्छेद 177 में संसद के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता का जो अधिकार है अनुच्छेद 177 में है। उसके बाद अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनमें जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 178 के तहत है। अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 विधानसभा अध्यक्ष
की कार्य एवं शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की का प्रावधान है। अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां हैं। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से अगर हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो वह अपने पद पर पीठासीन नहीं होंगे, अनुच्छेद 181 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 182 में विधानसभा का सभापति और या उपसभापति, अनुच्छेद 182 में विधानसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन है, जिक्र है इनका। अनुच्छेद 183 में विधानसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183 में विधानसभा का सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के सभापति के कर्तव्यों की जो शक्तियां हैं, कर्तव्यों का पालन है, यह दिया गया है अनुच्छेद 184 में। विधान परिषद के सभापति के कर्तव्यों के पालन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 184 के तहत। अनुच्छेद 185 में जब विधान परिषद के सभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है, प्रसंगाधीन है, तो अपने पद पर पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 186, अब चलते हैं अनुच्छेद 186। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभापति तथा उपसभापति का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 186 में क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति इत्यादि का वेतन एवं भत्ता है। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। अनुच्छेद 188 में राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान अनुच्छेद 188 के तहत। अनुच्छेद 189 में मतदान रिक्तियों के बावजूद भी संसद कह रहे हैं, विधान परिषद और विधानसभा के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, कोरम भी इसी में है अनुच्छेद 189 के तहत। और उसके बाद अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 199 में राज्यों में धन विधेयक की परिभाषा है। और धन विधेयक को परिभाषित कौन करेगा, ये कौन तय करेगा कि धन विधेयक या जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, यह कौन तय करता है? तो राज्यों में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। केंद्र में कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यों में कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद अनुच्छेद 200। देखिए यहां हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 111 में कि विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देगा भी या नहीं देगा, ठीक। और यहाँ राज्यों में क्या है कि राज्यों में अनुच्छेद 200 के तहत केंद्र की जब बात करते हैं, हम संघ की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे भी सकता है, अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। सेम वही चीज राज्यों में अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं यह कोई सारगर्भित प्रश्न लिए हुए है अपने अंदर, तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति को विचार के लिए राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वह विधेयक भेज देगा कि इस पर राष्ट्रपति स्वयं विचार करें। उसके बाद अनुच्छेद 202 राज्यों का बजट। देखिए केंद्र में बजट कितना पे था? अनुच्छेद 112 में। और यहाँ राज्यों का बजट कितना में है? अनुच्छेद 202। तो आपको दोनों याद रखना है, केंद्र का भी, राज्यों का भी, इस तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
वहां अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और यहाँ राज्य में इसका उल्टा कर दीजिए, अनुच्छेद 213 के तहत अंक को इधर उधर उलट दीजिए। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वहां सुप्रीम कोर्ट 124 में था, यहाँ उसको उलट पुलट दीजिए, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट 124 और राज्य न्यायालय 214, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में। वर्तमान में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 25। और भारत का सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट बनने वाला कौन सा है? तो हैदराबाद का उच्च न्यायालय, जो कि अमरावती में स्थित है। हैदराबाद कह रहे हैं, सॉरी, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में स्थित है। पहले जब आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था, तब ये जो है हैदराबाद में हाई कोर्ट थी और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट वही था, हैदराबाद वाला। लेकिन अब तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक दूसरे हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थित है। तो भारत का सबसे लेटेस्ट और भारत का 25वां उच्च न्यायालय यही है, जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उसके बाद अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। वहां सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत उच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है। और राज्यों में अनुच्छेद 215 के तहत जो हाई कोर्ट है वह अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत है। उसके बाद अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की पद्धति है, शर्तें हैं, इनका जिक्र है। अनुच्छेद 217 में क्या है कि हाई कोर्ट में जितने जो भी जज नियुक्त होंगे उनकी पद्धति क्या है, किस पद्धति से नियुक्त होंगे और नियुक्त होने की शर्तें क्या क्या हैं, अनुच्छेद 217 में। उसके बाद अनुच्छेद 221 हाई कोर्ट में के जो न्यायाधीश है उनका वेतन, अनुच्छेद 221 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। उसके बाद अनुच्छेद 222 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर किस में होगा, अनुच्छेद 222 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 223 के तहत हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत है। अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है, और यहाँ अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है। और ये 5 प्रकार के रीट, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा इत्यादि, ये जो 5 प्रकार के रीट निकाले जाते हैं, ये हाई कोर्ट भी इन रीटों को जारी कर सकता है और करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत क्या हो सकता है कि किसी दो राज्य हो या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है, अनुच्छेद 231 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है। अनुच्छेद 231 के तहत जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डीजे होते हैं या एसजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहिए या सत्र न्यायाधीश कहिए, तो प्रत्येक जिले में
जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 233 के तहत होती है। 233 के तहत क्या है? जिला जज की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 241 में जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उनमें हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है अनुच्छेद 241 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समिति। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निर्णय। किसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि नदी के जल का विवाद है, नदी जल का विवाद है, तो इसका निर्णय किस में किया जाएगा? अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 263 में अंतर्जातीय विकास परिषद का गठन है। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 266 में है भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। देखिए, भारत की संचित निधि, भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी इत्यादि, सीएजी, इस तरह के जितने भी पदाधिकारी हैं, और भारत के जो न्यायाधीश वगैरह हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं और राज्यों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन नहीं, पेंशन, वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनका पेंशन अनुच्छेद 266 में जो भारत की संचित निधि है, उस संचित निधि से पेंशन दी जाती है। अच्छा, 267 में आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित, संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का वर्णन है। यानी कि केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र द्वारा वसूला जाएगा, लेकिन उसको राज्यों में बांट दिए जाएंगे। ऐसे कर जो हैं अनुच्छेद 269 में है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उद्गृहित, संग्रहित और संघ तथा राज्यों के बीच जो बांटे जाने वाले कर हैं, उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 270 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 292 में 92 में भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना है। भारत सरकार अगर उधार लेती है 92। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा अगर उधार लिया जाता है तो इसका वर्णन है। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। इसी में अनुच्छेद 300 के क में जो संपत्ति का अधिकार था, जो एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, उसको 48वां संविधान संशोधन 1978 में उसको जो मूल अधिकार से हटा के कहाँ रख दिया गया? तो यसी 300 के क में। उसके बाद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 309 में राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें। अनुच्छेद 309 में क्या है? जो राज्यों की सेवा करने वाले राज्य कर्मी हैं, उनकी भर्ती, उनकी सेवा शर्तें हैं। उसके बाद 310 में संघ राज्य क्षेत्र में, संघ में या राज्य में, जैसे सेंट्रल के कर्मचारी, सेंट्रल के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि जिलों में आप देखते हैं एसपी हुए, डीएम हुए, तो ये किसके पदाधिकारी हैं? ये राज्य के नहीं हैं, ये संघ के जो पदाधिकारी हैं। संघ और राज्यों की जो सेवा करने वाले हैं, उन व्यक्तियों की पदावधि क्या होगी? अनुच्छेद 310 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा, किसी एक राज्य में नहीं, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर वह अपनी सेवा दे सकते हैं।
इस प्रकार के सेवाओं का सृजन, सेवाओं का गठन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 312 में यह केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का शक्ति किसको प्राप्त है? केवल राज्यसभा को। उसके बाद अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि का गठन है। यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी का गठन किसमें है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 317 में। देखिए 315 में उसका गठन है, यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी का गठन है। 316 में उसके सदस्यों की नियुक्ति एवं उनकी पदावधि क्या होगी, इसका बगल में है। 317 में उसके किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद चुनाव, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की जो है गठन की बात की गई है, उसको शक्ति प्राप्त है अधीक्षण करने का, निर्देशन करने का और नियंत्रण करने का। चुनाव से संबंधित मामलों में उसको अधीक्षण करने का, उसका निर्देशन करने का, उस पर नियंत्रण करने का निर्वाचन आयोग को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, रंग इत्यादि के आधार पर निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा। यानी कि रंग भेद के आधार पर किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम नहीं जुड़वा सके, उसके लिए अपात्र नहीं हो सके, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 326 में लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और भारत में वयस्क मताधिकार कितने उम्र पर है? तो 18 वर्ष की उम्र पर आप वयस्क हो जाता है, मत देने के लायक हो जाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, आप वयस्क मताधिकार पर वोट करते हैं अनुच्छेद 326 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका वर्जन किया गया है, इसकी मनाही की गई है अनुच्छेद 329 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 330 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व किया गया है। और कितने सीटें रिजर्व थी? 2। अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन पद को, लेकिन इसका प्रावधान 331 में है। लोकसभा में 2, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि उनका समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है लोकसभा में। उसके बाद विधानसभा की बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे। जब केंद्र में आरक्षण है तो राज्यों में भी होना चाहिए। तो अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल राज्यों के विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यों में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति 333 में है। 335 में सेवाओं के लिए जितने भी सर्विसेज हैं उनमें सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति जनजाति दावा कर सकती है अनुच्छेद 335 के तहत। अनुच्छेद 336 में लोक सेवाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध किया गया है। 335 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग आपत्ति कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और 336 में लोक सेवाओं में
एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि एससी आयोग, ठीक। और अनुच्छेद 338 के क में 89वां संविधान संशोधन 2003 में 89th अमेंडमेंट 2003 में अनुच्छेद 38 का क जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन का वर्णन है अनुच्छेद 338 के क में। उसके बाद अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 339 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं कल्याण के बारे में संघ जो है विशेष उपबंध करेगा, संघ विशेष रूप से नियंत्रित करेगा, इसका जिक्र है